हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसोधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं केमिस्ट्री के इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परासरण पर। परासरण और विसरण, परासरण और विसरण में अंतर और विसरण में अंतर, परासरण दाब, समपरासारी विलयन, और उत्क्रम परासरण। आज इस टॉपिक का चर्चा हम आज के इस लेक्चर नंबर 6 में करेंगे। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए शुरुआत करते हैं परासरण से। परासरण मतलब डिफ्यूजन। तो परासरण की क्रिया होती क्या है, थोड़ा इसको जान लें हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते। चलिए मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है और हम बीच में लगा दिए अर्धपारगम्य झिल्ली। ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो कुछ ही पदार्थ को अपने से अंदर बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देती है। विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के उस पार जा पाएंगे, लेकिन विलेय के अणु अथवा विलेय के कण इस पारगम्य झिल्ली से होकर नहीं जा पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में जो छिद्र होता है वो इतना बारीक होता है कि विलायक के कण ही उससे पास कर पाते हैं, इसलिए विलायक के कण जा पाते हैं और सब कण नहीं जा पाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की पहले चर्चा हम कर लें। अर्धपारगम्य झिल्ली वैसे अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है बकरे का, जंतु पारगम्य झिल्ली होता है बकरे का आशय। अर्धपारगम्य झिल्ली होता है अंडे की झिल्ली। अंडे की झिल्ली मतलब उबला हुआ अंडा अगर है और उसे ठंडा होने के लिए एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो दूसरे दिन जब छोड़ाएंगे तो उसमें से एक पतली सी झिल्ली निकलती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। वैसे एक यम टाब ने बताया, यम टाब ने बताया कि Cu2 FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो होती है एक पूर्णतः अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली पूर्ण अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ये मजबूत भी होगा, कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली बनेगी वो अर्धपारगम्य झिल्ली, और ये आर्टिफिशियल होगा, मैनमेड झिल्ली होगा, और ये जो था नेचुरल था। लेकिन ये झिल्ली कमजोर होगा, ये टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन ये झिल्ली टूटेगा फटेगा नहीं। प्रयोग के लिए जब भी यूज किया जाता है तो इसी कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का ही हम उपयोग करते हैं। तो मान लेते हैं ये कॉपर फेरोसाइनाइड की एक झिल्ली है जो कि अर्धपारगम्य है। अब इधर रख दिए हम विलायक मतलब जल, ये है जल, और इधर रख दिए हम जल प्लस ग्लूकोज। जल प्लस ग्लूकोज का मतलब एक विलयन हो गया, और ये विलयन
अगर इसे जल को भी विलयन मान ले तो एक तरह से ये तनु बनेगा और ये बनेगा सांद्र बनेगा, तनु बनेगा और सांद्र बनेगा। तो जब ऐसे सेपरेट करके रखते हैं तो हम पाते क्या हैं, कुछ ही देर में इधर जल का तल क्या हो गया, विलयन का तल ऊपर हो गया। ऐसा इसलिए कि इसमें से कुछ विलायक के अणु, जल के अणु उधर जाने लगे। ये जल के अणु उधर क्यों जाते हैं, क्योंकि इसकी सांद्रता कम हो और कम होने के बाद ये अपने के बराबर करना चाहता है। सांद्रता को एडजस्ट करने के लिए विलायक के अणु सांद्र विलयन की तरफ जाने लगते हैं और विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन की ओर जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। हाँ, जल अगर न रहे तो कुछ और कंडीशन भी हो सकता था, कुछ और कंडीशन। मान लेते हैं ये कंटेनर है और ये बीच में हम लग दिए अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें हम जल लिए हैं, ये है जल, कितना 500 ml और 100 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज। इसमें भी जल हम ले लिए 500 ml जल है और 200 ग्राम ग्लूकोज है, 200 ग्राम ग्लूकोज है। 500 ml जल, 200 ग्राम ग्लूकोज, 500 ml जल, 100 ग्राम ग्लूकोज। इधर का विलयन हुआ सांद्र, इधर क्या हुआ, सांद्र हुआ, इधर क्या हुआ, तन हुआ। तो अब क्या होगा कि इसमें से ग्लूकोज के अणु नहीं, ग्लूकोज के अणु यहीं रह जाएंगे और जल के अणु क्या होंगे, जाने लगेंगे इधर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने लगेंगे। अर्थात जल की मात्रा इधर बढ़ेगी और ग्लूकोज का अनुपात इधर बढ़ेगा। अनुपात में देखा जाए तो जल इधर कम पड़ जाएगा और कम जल में अब ग्लूकोज की अनुपात क्या होगा, बढ़ जाएगा। धीरे धीरे सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और जब सांद्रता बराबर हो जाएगा, तो ये विलायक के अणुओं का उधर जाना रुक जाएगा और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। तो परिभाषा कैसे लिखते हैं हम लोग, तनु विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाने की क्रिया को परासरण कहते हैं। तनु विलयन से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाने की क्रिया को परासरण कहते हैं। यही परासरण होता है। विलय के अणु किसी भी तरह गति नहीं करते हैं, गति करते हैं तो केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। तो ये परासरण हुआ। अब देखिए विसरण क्या होता है, थोड़ा जान लें, उसके बाद हम लोग विसरण पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा फाटक हम खोल दें। विसरण, तो चलिए विसरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इस गैस के जार में, इसमें जार में भर दिया गया है ऑक्सीजन है और ये अभी बंद रखा गया है O2, और इस गैस के जार में भर दिया गया है, इसके अभी बंद है, जबकि है क्या, N2 नाइट्रोजन। अब क्या करते हैं, इस गैस के जार को इसी पर उल्टा रख देते हैं, खोल करके मुंह इसका दोनों का खोल देते हैं और गैस के जार को हम इस पर रख देते हैं। इसमें क्या था, O2 था और इसमें क्या था, N2। थोड़ी देर बाद देखेंगे N2 के उधर जाने लगे अणु और ऑक्सीजन के अणु इधर आने लगे।
और दोनों के अणु एक दूसरे की तरफ गति करने लगते हैं और कोई पारगम्य झिल्ली नहीं रहती है, कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं रहती है, इसी क्रिया को विसरण कहते हैं। मतलब विलेय और विलायक दोनों के अणु आपस में एक दूसरे की तरफ गति करने लगते हैं, एक दूसरे तरफ गति करने लगते हैं बिना अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ऐसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, जो कि बर्न कर रहा है और ये इस धुआं, इसका फ्रेग्रेंस, सुगंध निकल रहा है। और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इस कमरे में यहाँ तक फ्रेग्रेंस इसका आ चुका है और इधर वायु के कण इधर आते हैं, फ्रेग्रेंस अपने आप इधर जाने लगता है। मतलब विलायक और विलेय के कण आपस में एक दूसरे की तरफ गति करने लगते हैं बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बीकर से भरा हुआ जल है और ये है लाल दवा, मतलब KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट के अणु बहुत पास होंगे, सांद्र होगा, और इसी क्या कर दिए? इसी में डाल दिए। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि इसके कण ऊपर गए और पानी के कण नीचे आए, इसका जगह ले लिए। धीरे धीरे ये कण ऊपर उठ रहे हैं और पूरा पानी क्या हो गया? लाल हो जाता है, कलर्ड पानी हो जाता है, लाल रंग का होता है। इसका मतलब इसके कण पूरे जल में मिल चुके हैं और जल के कण ये इस जगह पर आ चुके हैं, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मतलब विसरण की क्रिया में किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें केवल विलायक के अणु ही नहीं गति करते हैं, विलायक और विलेय दोनों के अणु एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। तो हम परिभाषा लिख लेते हैं विसरण की क्रिया का। तो देखिए, विसरण की परिभाषा हम अगर लिखें तो लिखते हैं क्या? इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। विलायक और विलेय की अणुओं का बिना अर्धपारगम्य झिल्ली, बिना अर्धपारगम्य झिल्ली से एक दूसरे की ओर आने की क्रिया को विसरण कहते हैं। विलायक और विलेय के अणुओं का बिना अर्धपारगम्य झिल्ली से एक दूसरे की ओर आने की क्रिया को विसरण कहते हैं। मतलब सुगंध का फैलना, पोटेशियम परमैंगनेट Cm परमैंगनेट का जल में मिल जाना आदि विसरण का उदाहरण होता है। आदि विसरण का उदाहरण होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट या किसी सॉलिड या किसी ठोस का या ग्लूकोज का ही या चीनी का ही जल में मिल जाना क्या होता है? विसरण होता है। दुर्गंध का वायुमंडल में फैल जाना, सुगंध का वायुमंडल में फैल जाना, और क्या होते हैं? धुआं का अपने आप वायुमंडल में फैल जाना, ये सब क्या है? विसरण क्रिया का उदाहरण होता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा परासरण और विसरण में अंतर।
देखिए परासरण एक तरफ और एक लिख देते हैं विसरण। परासरण की क्रिया में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता उसमें नहीं होता और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, केवल विलायक के अणु तणु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। और इसमें क्या होता है, विलायक और विलेय दोनों के अणु एक दूसरे की ओर गति करते हैं। इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणु एक दूसरे की ओर गति करते हैं और इसमें केवल विलायक के अणु ही एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। थोड़ा हम परासरण दाब पर चर्चा कर लेते हैं। ये परासरण और विसरण में दो अंतर हमने लिख दिया और अंतर होता है और अंतर का डिस्कशन फिर किया जाएगा। परासरण दाब क्या है, देखिए परासरण दाब, परासरण दाब। तो परासरण दाब देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्यूब है, ये पतली सी, और इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली हमने बांध दिया है। ये कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली बांध दिए हैं, टाई कर दी है, बांध दिए, और इसमें भर दिए हम शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। और इसे क्या कर दिए, एक बाल्टी के पानी में, बीकर में हमने डुबो दिया। ये डुबो दिया पानी में, ये जल में हमने रख दिया। चूंकि ये तो चूंकि क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ सांद्र है और ये क्या है, तनु है। तो तनु से सांद्र की ओर क्या होते हैं, विलायक के अणु अपने आप गति करने लगते हैं, तो जल के अणु इसमें जाने लगेंगे, परासरण की क्रिया होने लगेगी और इसमें जो है जल विलयन का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये विलयन का लेवल इतना ऊंचा तक पहुंच चुका है, इतने ऊंचाई तक, ये ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अगर विलयन का घनत्व, इसका घनत्व D हो और ये ऊंचाई तक चढ़ चुका है, इसमें नली में विलयन का स्तर, तो इसका परासरण दाब जो होता है इसके द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होगा। तो परासरण दाब जो है, परासरण दाब बराबर विलयन का द्रव स्थैतिक दाब, द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होगा। और द्रव स्थैतिक दाब जो होता है, इसे हम P से रिप्रेजेंट करें तो द्रव स्थैतिक दाब होता है ऊंचाई, जितना तल में ऊंचाई चढ़ा है और उसका घनत्व H × D के बराबर। तो ये परासरण दाब इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं।
और ऐसे नहीं ज्ञात कर पाए तो दूसरा एक तरीका है, मान लेते हैं समान आयतन का एक कंटेनर है, ये पात्र है, और इसका मुंह यहाँ पर दे देते हैं ये, और इसका मुंह हम यहाँ पर दे देते हैं ओपनिंग। ये देखिए समान कंटेनर का एक पात्र हो गया, हम बीच में लगा दिए क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड का, और इसमें भर दिए हैं तनु विलयन, और इसमें भर दिए सांद्र विलयन। तो जल के अणु इधर जाएंगे, विलायक के अणु इधर जाएंगे। हम क्या करते हैं, इस परासरण को रोकने के लिए इस पर एक बाह्य दाब लगा दिए। बाह्य दाब क्या करने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए। इस सांद्र विलयन की तरफ क्या करनी है, बाह्य दाब लगा दिए कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए, जो हो रहा था परासरण की क्रिया ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, न हो, रुक जाए। तो ये जो आरोपित बाह्य दाब होगा इसका क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। ये बाह्य दाब क्या होगा, सांद्र विलयन पर जो आरोपित बाह्य दाब होगा, एक्सेस बाह्य दाब जो होगा वही क्या होगा, परासरण दाब होगा। वैसे इस पर तो वायुमंडलीय दाब लगता ही है, इस पर वायुमंडलीय दाब 360 mmHg, और इस पर भी वायुमंडलीय दाब 360 mmHg था। लेकिन उस 360 mmHg के अलावा हम एक्सेस कितना बाह्य दाब लगाते हैं इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, वही दाब इसका क्या होगा, परासरण दाब कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं परासरण दाब के बारे में, परासरण दाब सांद्र विलयन पर आरोपित वह अतिरिक्त बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब की परिभाषा हो गया, सांद्र विलयन पर आरोपित वह अतिरिक्त बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। इस पर भी अगर हम अंगुली से फिंगर लगा दें और परासरण की क्रिया न होने पाए तो जितना फिंगर से दाब दिया जाएगा वही दाब हो जाएगा परासरण दाब। और इसका कैलकुलेशन जानना चाहते हैं तो इस विलयन का घनत्व तो पता रहे तो जितना ऊंचाई तक चढ़ जाता है ये, वही इसका क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। इस तरह से परासरण दाब पता चल जाएगा। और परासरण दाब पता चल जाएगा तो समपरासारी विलयन क्या होता है इसको देख लें थोड़ा। समपरासारी विलयन, अब हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। समपरासारी विलयन ये बहुत ही हल्के फुल्के टॉपिक हैं, इसलिए इसे थोड़ा हम तेज ले चल रहे हैं। मेन टॉपिक जब आएगा तो उस पर हम लोग आराम से देखेंगे। हाँ, वीडियो को वॉच करके नोट्स अपना बनाते रहें, अपना नोट्स बेस्ट होता है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने चैनल गुप्ता सर क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, और दिल करे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे हमें अपने वीडियो को बनाने में एक सपोर्ट का सा महसूस होने लगे। तो चलिए हम लिखते हैं समपरासारी विलयन, जो कि सब ये आसान टॉपिक था। इस आसान टॉपिक को हम समय न लेते हुए हम चाह रहे थे कि जल्दी से टॉपिक के मुंह पर जाए, स्वीप पर जाए। ऐसा ये सारी प्रक्रिया सब लोग को पता है लगभग, इसलिए हम बहुत डिटेल्स में नहीं चले। समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन क्या होता है भाई, लिख देते हैं। ऐसे
दो अथवा दो से अधिक विलयन जिनका परासरण दाब एक समान होता है उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। मतलब दो अथवा दो से अधिक ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, उसी को समपरासारी विलयन कहते हैं। हम लाइट थोड़ा ऑन कर दें। ऐसे दो अथवा दो से अधिक विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। समपरासारी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती है। तो समपरासारी अगर विलयन है तो परासरण की क्रिया नहीं होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट करने के बाद भी न तो विलायक के अणु इधर से उधर जाएंगे, न उधर से इधर आएंगे। और हाँ, जब परासरण की क्रिया नहीं होगा तो परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब का मान शून्य होता है। समपरासारी विलयन है तो परासरण दाब का मान शून्य होगा। इस तरह से हम लोग समपरासारी विलयन देखते हैं। और अब देखते हैं उत्क्रम परासरण क्या होता है। थोड़ा उत्क्रम परासरण पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसे हम अरेंज कर लें, साफ करें। आप लोग वीडियो को पॉज कर देंगे और पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। तो वीडियो कैसे पॉज होता है, तो भाई स्क्रीन के बीच में फिंगर रख देंगे, वीडियो पॉज हो जाएगा। फिर से स्क्रीन के बीच में फिंगर रखने पर वीडियो चलने लगेगा। तो उत्क्रम परासरण देखिए क्या होता है। उत्क्रम परासरण, मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, और इसमें हम विलयन को रख दिए और ये बीच में है अर्धपारगम्य। ये रख दिए तनु विलयन और इधर रख दिए सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन इधर है, तो इधर से अणु क्या होगा? विलायक के अणु इधर जाने लगेंगे और परासरण की क्रिया होने लगेगी। और इधर क्या कर दिए हम? एक्सटर्नल दाब आरोपित कर दिए। ये दाब परासरण दाब से अधिक कर दें। अतिरिक्त दाब, हम परासरण दाब से अतिरिक्त दाब इधर लगा दिए। परासरण दाब लगाते तो इधर से इधर आना रुक जाता, परासरण की क्रिया क्या होती? रुक जाती। लेकिन उससे भी ज्यादा हम दाब को बढ़ा दिए, ज्यादा दबा दिए, तो ये क्या होने लगा? उल्टा होने लगा। इधर से सांद्र से ही विलायक के अणु तनु विलयन में आने लगेंगे और इसी क्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं कैसे? सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक अतिरिक्त दाब लगाने पर सांद्र विलयन से विलायक के अणु तनु विलयन
की ओर आने लगते हैं। इस क्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। उत्क्रम परासरण कहते हैं। कब उत्क्रम परासरण होने लगा? जब सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दे। परासरण दाब से अधिक दाब जब लगाएंगे तो उल्टे इसमें से विलायक कार्य इसमें तन की तरफ जाने लगा, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण कहते हैं। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए बाय बाय।